हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्बाण क्लासेस। मैं आपकी एजुकेटर मेंटर और आप देख रहे हो निर्बाण क्लासेस बाय नचिता। और आज हमारा टॉपिक है पेंडुलम। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट। इससे पहले जो हमने चैप्टर में किया है, चैप्टर है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड द मोशन, क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी बुक। ठीक है, तो कल हमने जो वीडियो में किया था उसमें क्या डिस्कस किया था बेटा? टाइम, जो एंशिएंट टाइम था वो कैसे मेजरमेंट करते थे, यानी कि जो पहले लोग थे उसको उनको कैसे पता चलता था कि कितना टाइम हुआ है। पहला हमारे पास एग्जांपल था कि सनराइज और सनसेट से लोग बताते थे कि भाई एक दिन हो गया। देन नेक्स्ट ऐसे करके एक दिन नेक्स्ट जब दोबारा सनराइज होता, अगले दिन तो दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता था। इसी प्रकार एक महीने का पता कैसे लगाते थे? जब फुल मून होता है उस दिन एक महीना होता है। इसी प्रकार एक साल में 12 फुल मून होते थे तो लोग एक साल का पता लगा लेते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास कुछ क्लॉक का इन्वेंशन हुआ, जिनमें से हमने की थी वाटर क्लॉक और सनडायल था हमारे पास, वाटर क्लॉक थी, आवर ग्लासेस था। ठीक है, वाटर क्लॉक का एक हमने एक्टिविटी भी की थी। तो मुझे लगता है सभी ने वो वीडियो अच्छे से देखी है, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अब जाके देखेंगे। आगे हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पास टॉपिक है, एक तो पेंडुलम है, दूसरा हमारे पास क्या क्या रहेगा, जो टाइम है उसकी यूनिट वगैरह रहेंगी। फिर हमारे पास टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा टाइम का, उसके बाद स्पीड हो जाएगी। उससे पहले हम देखेंगे आज फैसिनेटिंग फैक्ट में क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक तथ्य हमारे पास क्या है। फैसिनेटिंग फैक्ट में पहला पॉइंट है हमारे पास, इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में टाइम वाज मेजर्ड यूजिंग बोथ शैडो एंड वाटर क्लॉक्स। यानी कि प्राचीन समय में जो लोग थे वो क्या करते थे, परछाई और जो हमारी वाटर क्लॉक्स थी उनसे टाइम मेजरमेंट करते थे। ठीक है, द अर्लियर रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट appear in Arthashastra by Kautilya was composed and revised between the 2nd century BCE 3rd century CE। जो हमारी अर्लीस्ट रेफरेंस थी किसकी, जो परछाई पे आधारित जो समय मापने की जो सबसे पहला जो उल्लेख किया था, अपीयर्स थी, जो सबसे पहले हमें दिखाई दिया था, वो किसने किया था? वो जो कौटिल्य थे, जो कि हमारे एक अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य ने कंपोस्ट किया। ये कंपोस्ट कब हुआ था? ये हुआ था जो हमारी इसकी जो रचना थी, संशोधन था, वो कब हुआ था? दूसरी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी के बीच में, यानी कि जो 2nd BCE थी उससे और जो 3rd CE थी उसके दोनों के बीच में हुई थी। ठीक है, an accurate expression for time in terms of the shadow of a critical stick was given by Varamihir around 530 CE। अब देखो, लगभग 530 ईस्वी में जो वारामिहिर ने एक खड़ी घड़ी की परछाई के आधार पे जो समय था उसकी सटीक गणना की थी। वारामिहिर थे जिन्होंने क्या किया था, 530 ईस्वी पूर्व जो वर्टिकल स्टिक थी, यानी कि वर्टिकल स्टिक जो होती है उसकी परछाई को देखकर टाइम का सही एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दिया था। तो हमने चैप्टर में बताया ना कि पहले लोग क्या करते थे, परछाई देके टाइम बताते थे। ठीक है, द वाटर क्लॉक विद वाटर flowing out was described in the अर्थशास्त्र शार्दुल कर्णवादन और and some other text early CE century। अब देखो, जो वाटर क्लॉक थी, जो कुछ अन्य ग्रंथ थे जिनके अंदर कौन सा है, एक तो अर्थशास्त्र है हमारा, कौन सा, शार्दुल कर्णवादन, और कुछ और जो ग्रंथ थे उनमें क्या था, वो वाटर क्लॉक वाली और जो दूसरी जो घड़ियां हैं जिनमें से पानी फ्लो करता है उनसे क्या करते थे, टाइम बताते थे। ठीक है, कैसे? जैसे कि हमने दो इंस्ट्रूमेंट लिए, यानी कि दो बर्तन ले लिए, कोई भी ऊपर वाले बर्तन में हमने पानी डाला है। ठीक है, अब उसके नीचे हमने एक सेकंड बर्तन रखा है, वो ऊपर वाले पानी का नीचे वाले बर्तन में फ्लो हो जाना, यानी कि जो पानी धीरे धीरे करके डिप डिप करके पानी नीचे वाले बर्तन में कंप्लीटली फुल हो जाएगा। तो उस नीचे वाले बर्तन में हम क्या करते हैं कि नंबरिंग कर देते हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो कंप्लीट भरेगा
तो वहां तक हम नंबर कर देंगे भाई, और फिर तब उसको हम दोबारा से खाली करके ऊपर वाले में डालेंगे। तो जब एक एक पानी की बूंद गिरेगी वो हमें क्या करेगी, एक एक मिनट के बारे में हमें बताएगी। ठीक है, जैसे कल हम डायग्राम में करे थे वाटर क्लॉक, ऐसे ही। ठीक है, these clock were not very accurate because as water level dropped। ये जो क्लॉक है ये बिल्कुल सटीक नहीं है, क्योंकि जो वाटर क्लॉक है उसके अंदर, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो घट जाता है, द फ्लो रेट डिक्रीज्ड, और जो पानी का प्रभाव है वो कम हो जाता है। ठीक है, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिंकिंग बॉल्स वाटर क्लॉक और घटिका यंत्र, फर्स्ट मेंशन बाय आर्यभट्ट एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर। इससे जो घटिका यंत्र का विकास हुआ, क्योंकि जो वाटर क्लॉक थी वो सही से मेजरमेंट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो घटिका यंत्र थी उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। अब ये क्या करती है, ये घटिका जो कि जल में डुबोने के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले इसका जो इसकी जो इन्वेंशन थी, यानी इसका जो आविष्कार था वो किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था। उसके बाद में जो कोई और खगोल शास्त्र थे उन्होंने क्या बताया, उनके जो खगोलीय ग्रंथ थे उनमें भी ये मिलती है। नेक्स्ट देखो, टाइम वाज मेजर्ड constantly with Gatika Yantra at Buddhist monasteries, royal places, town squares, and each time the bowl sunk, it was announced by drum, conch shells, or striking a gong. Though the Gatika Yantra was progressively replaced by pendulum clock in the late 19th century, it continued to be used at the religious place for rituals. अब देखो, खगोलीय ग्रंथों के बाद क्या हुआ, जो बौद्ध मठ थे, जो राजमहल थे, और जो नगर चौराहे होते हैं गांव में, वहां पे क्या हुआ, घटिका यंत्र के समय का जो निरंतर मापन किया जा रहा था वो तो हो रहा था, उसके साथ साथ जो बाउल संक करता है पानी के अंदर, जिसको आप क्या बोलते हो, जलपथ जो डूबता जाता है, उसकी सूचना कैसे मिलती थी, ढोल बजा के, ड्रम बजा के, शंख बजा के, या फिर घंटा बजा दिया जाता था। ठीक है, स्ट्रिकिंग ए गोंग यानी कि घंटा बजा दिया जाता था। उसके बाद दो घटी का यंत्र वाज प्रोग्रेसिवली प्लेस्ड बाय पेंडुलम क्लॉक इन द 19th सेंचुरी। उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि बीच में जब पहुंचने के बाद, ये जो घटिका यंत्र है ये धीरे धीरे इसका जो रिप्लेसमेंट है वो किसमें हो गया, वो पेंडुलम क्लॉक्स में हो गया। यानी कि घटिका यंत्र की जगह किसने ले ली, पेंडुलम क्लॉक ने ले ली। फिर भी जो धार्मिक प्लेस थे वहां पे इसका उपयोग एक पुजारी के लिए, अनुष्ठानों के लिए पुजारी करता था। ठीक है, या फिर अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग हर रिचुअल जगह के ऊपर जारी रखा जाता था। ठीक है, आगे देखो, अब हमारे पास आता है पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, ये एक घड़ी टाइप की है। देखो डायग्राम के अंदर देखो, इसमें क्या है, एक स्ट्रिंग मतलब एक धागे से इसको लटकाया गया है ना। तो ये ऐसे ऐसे सर्कल टाइप में घूमता रहता है। ये है ना, ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर वापस आता है, फिर ऐसे जाता है। तो जब एक ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आता है, तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देखो, as human civilization advanced and peoples began to travel long distances, the measurement of time became very critical। क्या बता रहा है कि जैसे जैसे जो मानव सभ्यता थी, ह्यूमन सिविलाइजेशन थी, उसका डेवलप हुआ और लोग दूर लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने लगी, तो उनको जो टाइम मेजरमेंट था, यानी कि समय का जो मापन था, वो उनके लिए बहुत जरूरी हो गया कि भाई कितना टाइम हो गया, और ये चीज उनके लिए मापनी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। ठीक है, this led to the development of increasingly better mechanical device for the measurement of time driven by weight gears and spring from the 14th century onward। अब उन्होंने क्या किया कि भाई 14th सेंचुरी से ही वो क्या करते थे, एक भार ले लिया, जैसे कि अभी ये डिवाइस है इसी का बता रहे हैं, एक वेट है, गियर है और स्प्रिंग है, यानी कि भार, गियर और स्प्रिंग, इनसे चलने वाली एक चीज उन्होंने संचालित की, जो कि क्या करती थी, वो समय को मापने के लिए बेहतर इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है,
हालांकि however the inventions of the pendulum clock in the 17th century marked a major breakthrough in the mechanical time keeping, जबकि 17th सेंचुरी में जो पेंडुलम घड़ी थी, पेंडुलम घड़ी के जो आविष्कार थे, उन्होंने क्या किया, यांत्रिक जो मापन था, यांत्रिक समय मापन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ठीक है, आगे नो ए साइंटिस्ट, यानी कि एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। और ये साइंटिस्ट कौन है? ये साइंटिस्ट वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पेंडुलम के बारे में हमको बताया होगा। द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 and patented in 1657 by Christian Huygens. 1629 to 1695 he was inspired by the investigations of pendulum by Galileo Galilei 1564 से 1642। अब देखो, जो पेंडुलम घड़ी है उसका इन्वेंशन यानी कि उसका जो आविष्कार है वो 1656 में किया गया। ठीक है, लेकिन 1657 में उसको पेटेंट किया गया। पेटेंटेड मतलब उसको अपने नाम किया गया। जैसे कोई चीज है वो आप उसको नाम कर लेते हो तो वो आपके ही रहती है, ना कि उस पर दूसरा कोई हक कर सकता है, तो उसको बोलते हैं पेटेंटेड। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया? ये किया गया क्रिश्चियन हुइजेंस। कब किया? 1657 में। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया इसको। He was inspired by the investigation of pendulum by Galileo Galilei। ये जो इंसान थे, कौन? क्रिश्चियन हुइजेंस। ये किससे इंस्पायर्ड हुए थे? ये इंस्पायर्ड हुए थे गैलीलियो गैलीली से। ठीक है, क्यों हुए थे? क्योंकि ये जो गैलीलियो गैलीली थी, ये पेंडुलम पे शोध करते थे। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी उससे क्रिश्चियन हुइजेंस इंस्पायर्ड हुए थे। It is said that once while sitting in a church, Galileo's attention was drawn to a lamp suspended from the ceiling, which was switching back and forth। एक बार की बात है, यानी कि एक समय की ये बोलते हैं कि एक बार ये क्या चर्च में बैठे हुए थे। ठीक है, तो गैलीलियो का जो ध्यान है वो ऊपर जो छत पे सीलिंग फैन था उसके ऊपर जाता है। ठीक है, छत से लटके एक फैन लैंप है, अच्छा लैंप पर जाता है, लैंप सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, जो कि छत से लटका हुआ था। और वो क्या कर रहा था? वो लैंप आगे पीछे झूल रहा है। ठीक है, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, स्विमिंग, वो घूम रहा है। यूजिंग द पल्स टू मेजर्स टाइम, अपनी नाड़ी से समय मापते हुए गैलीलियो फाउंड दैट, गैलीलियो पाते हैं कि जो लैंप है, द लैंप टुक द सेम टाइम फॉर ईच स्विम। तो वो क्या पाते हैं कि जो लैंप है, यानी कि जो लैंप का जो टाइम है वो और उनकी जो घड़ी का टाइम है वो सेम है। ठीक है, झूलने में उनको सेम टाइम लगता है। ठीक है, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट पेंडुलम, यानी कि अलग अलग पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद गैलीलियो कंक्लूडेड दैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन वाज ऑलवेज सेम फॉर ए पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ। सब में एक्सपेरिमेंट करने के बाद गैलीलियो ने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई जो एक निश्चित लंबाई के पेंडुलम है उनका जो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जो समय लगता है वो समान होता है। ठीक है, वो जो समय होता है वो हमेशा ही समान होता है। ठीक है, जो गिवन लेंथ है उसके समान होता है। अब ये आता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के अंदर हम क्या लेते हैं बेटा? सिंपल पेंडुलम के अंदर हम एक थ्रेड ले लेते हैं, धागा ले लेते हैं और उसके नीचे एक बोब यानी कि एक बॉल लटका देते हैं। ठीक है, बोब मान सकते हो आप, अगर एक लोहे की आपके पास कोई वो है तो मान लो, नहीं तो आप एक पत्थर भी लटका सकते हो, पर इजी रहेगा, एक बॉल भी इजी रहेगी आप लोगों के लिए, है ना। तो सरल पेंडुलम में क्या है? सरल पेंडुलम एक छोटी जो धातु की गेंद होती है उसके जैसे दिखाई देती है हमें। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बॉब बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉब होती है इसको हम एक थ्रेड की सहायता से लटकाते हैं। ऊपर इसको सपोर्ट देने के लिए हम रिजिड कोई भी
डंडी से पकड़ सकते हैं, लटका सकते हैं। क्लियर? आगे देखो, अब इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट कैसे होता है? इसका ऑसिलेशन कंप्लीट इन द सेंस, ये बोलता है कि भाई जब पेंडुलम इधर से इधर, यानी कि जब पेंडुलम एक इधर जाएगा, फिर वापस आके इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यानी कि इसका जो ये एक चक्कर है ऐसे, ये जो मीन पॉइंट है इस पे इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, एक चक्कर इसका कंप्लीट होता है। यानी कि मान लो पहले ये इधर गया, ठीक है, फिर वापस मीन पॉइंट पे आया, मीन पॉइंट से इधर गया, फिर वापस मीन पॉइंट पे आएगा, तो इसका एक वन कंप्लीट चक्कर ऐसे होता है। ठीक है, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये, और ये इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन, बीच का इसका मीन पोजीशंस होती हैं। ये है हमारे पास थ्रेड, और ये है बीच वाला बोब है, और ये हमारे पास रिजिड स्पोर्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो सिंपल पेंडुलम होती है ये हमारे पास धातु की एक कोई छोटी बॉल या गेंद होती है। ठीक है, कॉल्ड इट द बॉब ऑफ द पेंडुलम, यानी कि जिसे हम पेंडुलम का बॉब कहते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्पोर्ट बाय ए लॉन्ग थ्रेड एज शोन इन द फिगर। अब इसको क्या किया जाता है, अब इसको हम एक लंबे धागे की सहायता से इसको लटका देते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। अब इधर देखो, एक्टिविटी के अंदर एक क्वेश्चन है, देखो, we did an activity in the chapter measurement of length and motion in grade 6 science textbook curiosity, where we observed the oscillatory motion of an eraser hung with a thread. Is the pendulum similar to that? इसने क्या बोला कि भाई हमने सिक्स्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है हमारी, उसके अंदर चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, साइंस की बुक में क्यूरियोसिटी बुक है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जैसे कि वेयर वी ऑब्जर्व द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एन इरेजर, यानी कि जिसमें हमने धागे से लटकी हुई एक इरेजर की दोलन गति का अवलोकन किया था। ठीक है, इज द पेंडुलम सिमिलर टू दैट? तो क्या जो पेंडुलम है वो इस प्रकार का होता है? तो ये पूछ रहा है कि क्या पेंडुलम इस प्रकार का दिखाई देता है जैसे हमने इरेजर के साथ वो एक्टिविटी की थी। तो हमारा पेंडुलम कैसे दिखाई देता है, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, देखो, द पेंडुलम एट रेस्ट इज इन इट्स मीन पोजिशन। जो पेंडुलम है वो अगर रेस्ट में है, रेस्ट इन द सेंस अगर सेंटर में है, तो वो उसकी मीन पोजिशन होती है। When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released, it start oscillatory motion. जबकि जो पेंडुलम का बोब है, यानी कि जो बीच वाली जो बॉल है हमारे पास, वो थोड़ा सा भी एक तरफ खिसक कर छोड़ दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह उसका ओसिलेटरी कहलाता है, वो उसका ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है, its motion is periodic in nature because it repeat its path after a fixed interval of time. इसका जो मोशन है, यानी कि इसकी जो गति है वो क्या होती है, पीरियोडिक होती है नेचर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, ये रिपीट करती है एक निश्चित अंतराल में, एक निश्चित टाइम अंतराल में अपने पाथ को रिपीट करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अभी मैंने बताया अगर ये बॉल है, इस बॉल को हमने ऐसे पकड़ के जोर से ऐसे छोड़ा, तो पहले क्या करेगी, पहले इधर जाएगी क्योंकि हमने इधर पकड़ के खींचा है, फिर ये वापस आके इधर जाएगी, फिर ये वापस मेन पोजीशन पे आएगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये रिपीट किया इसने अपने पाथ को कैसे रिपीट किया, इधर गई, हमने पकड़ के छोड़ा, इधर से वापस इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, तो ये इसने अपना पाथ रिपीट किया, ये क्या कहलाता है, इसका oscillatory motion। ठीक है, आगे देखो, the pendulum is said to have complete one oscillation when it bobs starting from its mean positions O, moving to extreme positions A, changes directions and move to another extreme positions B, changes directions and come back to O। अभी मैंने बताया कि भाई जब पेंडुलम स्टार्ट करता है अपना दूरी कहाँ से, ओ पॉइंट से शुरू करती है, ओ से शुरू होकर पहले वो कहाँ जाएगी, पहले हो जाएगी
ए पे। देखो ये हमारे पास थ्रेड है, ये पेंडुलम है। पेंडुलम की रस्सी हम यहाँ से पकड़ के खींच देते हैं तो पहले इधर जाएगा, ये हमारे पास ए है, ठीक है, और इधर मान लो हमारे पास बी है। पहले ये ऐसे गया, ए पोजीशन पे गया, फिर इसने क्या किया, इसने अपनी डायरेक्शन और मूवमेंट को चेंज किया, कहाँ पे, बी के पास, ये आ गया बी के पास, फिर बी के पास आके कहाँ जाएगा, ओ पे, ये इसका ओ पॉइंट है, तो यानी कि इसका ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ओ के पास आना, ये इसका पाथ है, इसकी डायरेक्शन है कम बैक करने की, ठीक है। द पेंडुलम आल्सो कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट बोब्स मूव from one extreme position A to another extreme positions B and come back to A। जो oscillatory motion है यानी कि जो बोब है उसका एक जो चक्र है, एक जो ऑसिलेटरी पीरियड है वो कब कंप्लीट होता है, वो जब कंप्लीट होता है जब वो ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाता है, ठीक है। The time taken by the pendulum to complete one oscillation, its time period, जिस टाइम के अंदर पेंडुलम अपना एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लेता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। Let us now set a pendulum and measures its time period। अब हम क्या करते हैं, एक पेंडुलम स्थापित करते हैं और उसका जो टाइम है यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है उसको मापने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए बेटा हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी के अंदर हमें कुछ चीजें हैं वो जो कि चाहिए होंगी पेंडुलम के लिए, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए लगभग 150 सेंटीमीटर लंबा तो एक धागा या डोरी ले सकते हो, ठीक है। एक हैवी मेटल्स बॉल विद हुक, ए स्टोन जिसको हम बोब बोलते हैं, एक स्टॉप वॉच एंड ए रूलर। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, पहले हमें चाहिए एक तो 150 सेंटीमीटर लंबी एक डोरी, ठीक है। फिर हमें एक हैवी मेटल्स बॉल विद हुक यानी कि एक हुक वाली भारी धातु की गेंद चाहिए, या फिर एक पत्थर ले सकते हो जिसको आप बोब बोलते हो, बॉल ले सकते हो, एक स्टॉप वॉच होगी, एक घड़ी, एक हमारे पास रूलर, ठीक है। इन सारी चीजों को हमें इकट्ठा करना है। टाई द बोब एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब हमें क्या करना है, जो स्ट्रिंग है हमारे पास यानी कि डोरी के एक सिरे पे हमें क्या करना है, बोब को बांध देना है, ठीक है। Fix the other end of the string to a rigid support such that the length of the string in between support the bob and is around 100 centimeter। अब हमें क्या करना है, डोरी के दूसरे सिरे को एक मजबूत सहारे से इस प्रकार बांधना है कि जो बोब है और जो उसका सपोर्ट सिस्टम है उनके बीच के डोरी की जो लंबाई है वो 100 सेंटीमीटर की रही, ठीक है। Wait for the bob to come to the rest, your pendulum is now ready। अब आपको क्या करना है, जो पेंडुलम है आपका उसको यानी कि रेस्ट में आने के लिए उसका इंतजार करना है, कब रेस्ट में आएगा। अब आपका पेंडुलम जो है वो पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है जेंटली होल्ड द बोब, मूव इट स्लाइटली टू वन साइड एंड रिलीज इट। अब हमें क्या करना है, बोब को हमें धीरे से पकड़ना है और एक उसे थोड़ा सा एक तरफ से उसको हिला देना है या छोड़ देना है। टेक केयर नॉट टू पुश द बोब व्हाइल रिलीजिंग इट एंड दैट द स्ट्रिंग्स इज टॉट। अब क्या करना है, बोब को छोड़ते समय हमें उसको क्या नहीं करना, धक्का नहीं देना, पुश नहीं करना, उसे बिल्कुल आराम से ध्यान से डोरी जैसे कि तनी हुई है इसी प्रकार से हमें छोड़ना है। Is your pendulum now oscillating? अब आप बताओ कि क्या आपका जो पेंडुलम है वो oscillation कर रहा है। Using a watch, हमें एक घड़ी का प्रयोग करना है। Measure the time it takes for the pendulum to complete 10 oscillations। हमें क्या करना है, हमें टाइम मेजरमेंट करना है। कैसे मेजरमेंट करना है, जो पेंडुलम है हमारा उसके जो 10 चक्र हैं, 10 जो ओसिलेटर हैं, ओसिलेशंस हैं, उनको पूरा करने में जो समय लगेगा उनको हमें मेजर करना है। रिकॉर्ड द टाइम इन टेबल 8.1। अब हमें इस टाइम को टेबल जो 8.1 है उसके अंदर रिकॉर्ड करना है।
रिपीट दिस एक्टिविटी 3 to 4 टाइम, ये जो एक्टिविटी है इसको हमें 3 to 4 टाइम रिपीट करना है। डिवाइड द टाइम taken for 10 oscillation by 10 to calculate the time period of your pendulum। अब हमें क्या करना है, ये पेंडुलम की जो 10 oscillation कंप्लीट करने में जो टाइम लगा है उसको हमें 10 से भाग देकर उसका जितना भी जो पीरियड जितना भी उसका टाइम आएगा वो हमें निकालना है। नोट डाउन इट टेबल 8.1 और उस टाइम को हमें क्या करना है, जो टेबल है हमारी इसके अंदर नोट डाउन करना है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। टाइम टेकन 10 ऑसिलेशन का वो निकालना है और टाइम पीरियड 10 सेकंड के अंदर वो बतानी है। ठीक है, आगे देखो। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम ऑलमोस्ट द सेम एवरी टाइम। क्या जो आपका टाइम पीरियड है पेंडुलम का जो टाइम है वो सेम है हर बार जो रहता है वो ही। What do you conclude from these observations? आप क्या इस अवलोकन से निष्कर्ष निकालते हो? The time period of the pendulum is almost the same every time। ये जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का ये लगभग हर बार सेम रहता है, एक जैसा रहता है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, यानी कि आपको एक वैज्ञानिक की तरह सोचना है, ना कि एक बच्चे की जैसे। ठीक, you just did an important historical experiment which was first done by Galileo, यानी कि आपने अभी अभी जो एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल प्रयोग किया है जो सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। Except you used a watch to measure time in place of your pulse beat। सिवाय बस फर्क इतना है कि आपने समय मापने के लिए अपनी नाड़ी की धड़कन की बजाय घड़ी का इस्तेमाल किया है। गैलीलियो ने अपनी नाड़ी की जो अपने हाथ की जो नाड़ी होती है उनसे वो टाइम मेजरमेंट करते थे और आपने उनकी जगह घड़ी का यूज किया है, फर्क इतना ही। ठीक है, Suppose you were Galileo experimenting with pendulum, what all would you investigate? मान लो कि आप गैलीलियो होते, ठीक है, सपोज कर लो भाई अपने आप को, और जो पेंडुलम है पेंडुलम पर प्रयोग करते रहते तो आप किन किन चीजों के बारे में जांच करते? आप कौन कौन से जो सवाल थे वो पूछते, या फिर आप इन चीजों की जांच परख कैसे करते? क्या क्या चीजें इसमें होती, क्या कमी होती, क्या इसके फायदे होते, कौन से सवाल आप पुटअप करते, ये सारी चीजें। ठीक है, वुड ऑल पेंडुलम्स हैव द सेम टाइम पीरियड? हाउ वुड यू टेस्ट दिस? तो जितने भी पेंडुलम हैं, सभी जो पेंडुलम है, क्या जो सभी पेंडुलम है उनका जो टाइम पीरियड है वो सेम है? हाउ वुड यू टेस्ट दिस? आप इसका पता कैसे करते? रिपीट एक्टिविटी 8.2 using the same book but this pendulum of 2 or 3 different length। अब ये जो एक्टिविटी अभी हमने की है उसी का हम बोब उपयोग करके, यानी कि उस बोब का हम उपयोग करते, लेकिन उसके अंदर हमें 2 या 3 अलग अलग लंबाई के पेंडुलमों के साथ हम ये एक्टिविटी कंप्लीट करते। डज द टाइम पीरियड चेंजेस? तो क्या जो टाइम पीरियड था वो चेंज होता? इफ सो, यदि ऐसा होता, हाउ डज द लेंथ अफेक्ट इट? तो उसकी जो लेंथ थी वो कैसे अफेक्ट होती? If changing the length influence the time period, does the bob mass also matter? तो लंबाई इसे कैसे प्रभावित करती, और अगर इसकी लंबाई लेंथ इसको प्रभावित करती तो इसका जो आवर्तकाल है वो कैसे अफेक्ट होता? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस? क्या आपको इसके अंदर कोई परिवर्तन दिखाई देते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट लेंथ बट नॉट ऑन बोब्स मास। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, ना कि उसके मास के ऊपर। जितने भी पेंडुलम हैं, ऑल पेंडुलम सेम लेंथ हैव द सेम टाइम पीरियड ऑन ए गिवन लोकेशन। जितने भी पेंडुलम हैं उनके अंदर सभी की जो लंबाई है वो उनके आवर्तकाल के बराबर होती है, जैसे कि लोकेशंस के अंदर दिखा रखी है। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट ए प्लेस। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम। जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के अंदर
उसके अंदर क्या है, उसकी जो गिवन लेंथ है वो कांस्टेंट होती है एक जगह पे, और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है, यूज्ड करती है मेजरमेंट ऑफ टाइम में, यानी कि टाइम का मापन करने के लिए इस प्रॉपर्टी का प्रयोग, इस गुण का प्रयोग हमें किया जाता है। ठीक है, आगे देखो, all clock, old or modern, are based on some process repeating continuously which can be used to mark equal interval of time। जितनी भी घड़ियां हैं, यानी कि जितनी भी क्लॉक हैं, जो ओल्ड हो या मॉडर्न हो या फिर ये सारी की सारी क्या है, ये बेस्ड होती हैं किस पे, ये एक ऐसी प्रक्रिया पे बेस्ड होती हैं जो लगातार रिपीट होती रहती है। ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू मार्क इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसका प्रयोग हम एक समान अंतराल में चिन्हों को यानी कि मार्क करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मॉडर्न क्लॉक मेजर टाइम यूजिंग